अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इरफान वानी। आप देख रहे हैं इरफान सर्स एकेडमी। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाला जो सेशन है जेई मेंस का सेशन है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है फॉर जेई एस्पिरेंट्स। हमने आज एक सेशन तैयार किया है ताकि वो यहाँ पे जेई मेंस के सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर पाए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते। आज जो हमारा सेशन है उसमें हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ सवाल उठाएंगे और वो भी बढ़िया वाले सवाल जो कि इससे पहले पूछे गए जेई मेंस में। इसमें हम कवर कर लेंगे न्यूटन्स लॉज और सीडो फोर्स के रिलेटेड, साथ ही में फ्रिक्शन के रिलेटेड, और आगे जाके जो सेशन होगा दैट विल बी रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन। इससे पहले भी हमने सर्कुलर मोशन को कवर किया है, कंप्लीट किया है। आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे लाइव सेशन हमने लिया था सर्कुलर मोशन का, वहां पे हमने बहुत अच्छे सवाल वहां पे किए। लेकिन जेई मेंस के लिए जो सेशन है वो हम अलग से बनाएंगे। कैसे सवाल होंगे, जेई पैटर्न के होंगे, वहां पे सवाल बढ़िया वाले सवाल होंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg यहाँ पे, इट्स केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइनेड प्लेन। अगर रफ इंक्लाइनेड प्लेन है इसका मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी हमारे पास है। फोर्स आप 3 न्यूटन दे रहे हैं इसको, जो कि डाउन द प्लेन आ रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। तो आपको म्यू का वैल्यू गिवन है, इट्स 0.6। म्यू का वैल्यू यहाँ पे गिवन आपके पास है, दैट्स 0.6। What should be the minimum value of P such that the block does not move downwards? आपको इस P का मिनिमम वैल्यू बोलना है ताकि ये ब्लॉक नीचे ना जाए। मींस कि आपके पास वहां पे ये ब्लॉक किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये स्लिपिंग कंडीशन वाली है हमारे पास है। आपको मालूम होगा हमारे पास वहां पे जब भी हम देखते थे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज वहां पे मिनिमम एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, जहां पे आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से जो ब्लॉक है नीचे आ रहा है, और जो अपोजिंग फोर्स है ये आपस में इक्वल होगी, मींस बॉडी इन इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, तो इसको बना देते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास क्या क्या फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। पहला ही जो हमारे पास फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, नीचे जो 10G आ जाएगा, 10G के यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स निकलेंगे। यहाँ पे आपके पास 10G नीचे, इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट जो हमारे पास होगा, एक कंपोनेंट हमारे पास इसका इधर से आ जाएगा, दैट विल बी 10G साइन ऑफ, ये जो एंगल हमारे पास है दैट्स 45 डिग्रीज। ठीक है सर, यहां से आ जाएगा दूसरा कंपोनेंट इसका 10G कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। आपको मालूम है अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होता है सर, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक है, चलिए और क्या हमारे पास फोर्स है, यहां से हमारे पास P फोर्स है, इसी का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर आपके पास P फोर्स यहां से है तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट आ जाएगा, दैट विल बी F मैक्सिमम। और उस F मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हमारे पास है सर, इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमारे पास आएगा 10G कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10G कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 10। अगर g का वैल्यू 10 हम लेंगे, cos 45 डिग्रीज 1/√2, सो इट विल बी 100/√2। ये किसका वैल्यू आ गया सर, ये वैल्यू हमारे पास है किसका, इट्स द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट्स 0.6, ये आ जाएगा 0.6 normal reaction 100/√2, so it will be 60/√2। ये आपके पास ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ये दो फोर्सेस और ये वाला फोर्स आपस में बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सर, क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं सर, जो आपके पास P का वैल्यू आ जाएगा इट विल बी 10G साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है, वो हमारे पास आया 60/√2। ये इसका वैल्यू आ गया। तो इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इट विल बी 10, G का वैल्यू हमारे पास 10 आ रहा है। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 60/√2, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 100/√2, इट विल बी 1/√2 बाहर निकलेगा, 1/√2 बाहर निकलेगा, 100 प्लस 60 इट विल बी 160। ये हमारे पास 160 आया। अब यहाँ पे P का वैल्यू फाइंड करते, फाइनली हमारे पास
क्या आ जाएगा पी का वैल्यू? पी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी 160 अपॉन √2 का वैल्यू दैट्स 1.414 ये हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास होगा ये कितना होगा? नियरली अगर हम देखिए 1.414 इट्स नियरली कितना आएगा? 3/2, ठीक है। तो इट विल बी 160 अपॉन 3/2, तो ये आ जाएगा 320 अपॉन 3, तो 31R 36R, तो नियरली मुझे लग रहा है कि 18 इसका ऑप्शन होगा। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम जेईई मेंस 2019 वाले सेशन में पूछा गया था ये वाला सवाल, जहां पे आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है, इस पी का वैल्यू आपको फाइंड करना था। वेरी इजी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आपके पास गिवन क्या है? हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। गिवन है एक बॉडी चल रही है वन डायमेंशनल में, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम लाइक दिस, ठीक है। बॉडी का मास हमारे पास गिवन है, द मास इज गिवन टू यू इक्वल टू 0.4 kg, इट्स गिवन टू यू 0.4 kg। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्सिस, हर एक जगह मुझे बता दो इंपल्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हर एक जगह इंपल्स का वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे एक सेशन, ये दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा सेशन, इस तरह आपको सो ऑन। तो आपके पास इंटरवल कुछ ये बन रहा है 0 to 4 सेकेंड, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। हर एक इंपल्स का आप मैग्नीट्यूड बता दो कितना आ जाएगा। देखिए हमें मालूम है कि इंपल्स का वैल्यू, जो इंपल्स हमारे पास होता है जे से डिनोट करते हैं, आई से भी आप डिनोट कर सकते, लेट्स सपोज टेक आई से भी डिनोट कर सकते हैं। इंपल्स का वैल्यू किसके बराबर होता है सर? इट्स इक्वल टू एवरेज फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन आपको मालूम ये किसके बराबर भी होगा? इट विल बी इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एंड इट विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। सो मोमेंटम कैसे निकालें? मोमेंटम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए मोमेंटम पी फाइनल जो आ जाएगा दैट विल बी मास टाइम्स द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, माइनस मास टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम निकाल पाएंगे। फिर चेंज इन मोमेंटम कर लेंगे तो आपके पास इंपल्स निकल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट ऑलवेज गिव यू द व्हाट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी। हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा आपके पास। देखिए कैसे हम निकालते हैं हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, you know that ki velocity it's nothing but it is the slope of displacement time curve, slope of displacement time curve जो होगा वो आपके पास यहाँ पे velocity का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहले हमारे पास 0 से लेकर 2 सेकंड तक स्लोप इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी इनिशियली जो हमारे पास आ जाएगी व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, क्या होगा? स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 2 है, तो आपके पास 2/2 इट विल बी इक्वल टू +1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आधे बच्चे गलती भी कर लेंगे, इसका आंसर वो 0 भी दे सकते हैं। कैसे? वो बता देंगे यहाँ पे जितना ये है उतना हिस्सा ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, फंडा ये है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी में आपके पास क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पे साइन चेंज होगी। कैसे? फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास 2 से 4 तक, ये विड्थ जो है इट्स 2 यूनिट्स, हाइट आपके पास तब भी 2 यूनिट्स है, लेकिन ये नेगेटिव आ जाए क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है सर? डिक्रीजिंग, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब डाल लीजिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा सर? आपके पास मास का वैल्यू मैं कॉमन निकालूं, ए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपके पास मास कितना है सर? इट्स द वैल्यू इज 0.4, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर? इट्स -1 आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 आई कैप, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितना निकलेगा? -0.8 आई कैप, ठीक है। ये आपके पास केजी मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट होगा? इंपल्स का। लेकिन आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स जो आपके पास आ जाएगा, ये तो इंपल्स हमारे पास था, मैग्नीट्यूड इसका आएगा 0.8 केजी मीटर पर सेकंड। इट मींस द ऑप्शन
सी इज द करेक्ट। ठीक है, दूसरा यूनिट आप बता सकते हैं, इट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो है दैट इज न्यूटन, टाइम का सेकंड, इट विल बी 0.8 न्यूटन सेकंड, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए आगे जाके हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन एक पार्टिकल है जिसका मास m है, विच इज एट रेस्ट। ये पार्टिकल रेस्ट पे है एट द ओरिजिन t इक्वल 0 पे, t इक्वल 0 पे ये रेस्ट पे, मींस इसकी स्पीड जो है वो 0 है। इट्स सब्जेक्ट टू ए फोर्स f ऑफ t इक्वल f नॉट e टू द पावर माइनस bt, मींस कि ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो फोर्स इट इज गिवन टू यू, वैल्यू इज f नॉट e टू द पावर माइनस bt। तो t चेंज होगा, इस f का वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा सर, चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछा गया, इट्स इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में हमारे पास है इट्स स्पीड v ऑफ t इज डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, मतलब जो इसकी स्पीड होगी हम किस कर्व से उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स गिवन है, मास इसका गिवन है, द मास इज गिवन टू बी m। देखिए हमें स्पीड निकालनी है तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा ना दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब यहाँ पे फोर्स गिवन है तो फोर्स से कैसे निकालेंगे हम स्पीड, यू नो दैट फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यस, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। वी नो दैट कि सर हमारे पास जो फोर्स हमारे पास होता है दैट्स मास टाइम्स द एक्सेलरेशन, सो इट मींस एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन द मास, ये आ जाएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर होता है सर, इट्स इक्वल dv अपॉन dt। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आ जाएगा f अपॉन m। सो f का वैल्यू हमारे पास है f नॉट, यहाँ पे m आ जाएगा e टू द पावर माइनस bt। ठीक है, सो हमारे पास dv का वैल्यू कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू, इट विल बी सर, अगर वेलोसिटी फिर निकाले तो इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी f नॉट अपॉन m e पावर माइनस bt dt, ये आ जाएगा ना सर। ठीक है, कैसे किया मैंने, dt से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से dt यहाँ पे गया, dv आपके पास वहीं पे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहाँ से, देखिए पार्टिकल ऑरिजिन पे रेस्ट पे था तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, फाइनली कुछ वेलोसिटी v होगी। ठीक है, ऐसा कलर चेंज करेंगे। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 होगी, आपके पास कुछ टाइम के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। यहाँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम है t इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू सम t, क्योंकि आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे आपको वैल्यू निकालना है स्पीड का, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो कर लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन dv इट इज सर v, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको आता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा v वैल्यू इधर। अब f नॉट तो कांस्टेंट हमारे पास है, m भी कांस्टेंट है, व्हाट इज इंटीग्रेशन e रेज पावर माइनस bt, ये आ जाएगी e रेज पावर माइनस bt, इट विल बी e रेज पावर माइनस bt, और इंटरनल जो हमारे पास माइनस bt की डिफरेंशिएशन वो डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक है सर, t तक। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू जो फाइनली आने वाला है इट विल बी सर माइनस f नॉट बाई m, और b भी आ जाएगा bm, और यहाँ पे क्या बचेगा सर हमारे पास e रेज पर माइनस bt, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, एनीथिंग रेज पर 0 इट इज 1। ठीक है, अब माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी f नॉट अपॉन bm, सर यहाँ पे 1 माइनस e रेज पर माइनस bt, ये हमारे पास फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू निकला। लेकिन हमें ग्राफिकली बताना है कैसे इससे हम ग्राफ को डिपिक्ट कर सकते हैं। देखिए एट t इक्वल टू 0, जब टाइम का वैल्यू 0 था, t इक्वल टू 0 यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं t इक्वल टू 0 पे हमारे पास बताओ वेलोसिटी का वैल्यू कितना आएगा, t इक्वल टू 0 पे एनीथिंग रेज पर 0 इट इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम मतलब कि इनफिनाइट, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, ये आएगा f नॉट बाई bm, ये आ जाएगा हमारे पास f नॉट अपॉन bm, मींस सैचुरेशन आ रही है। ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है फिर वैल्यू, जब इनफिनाइट टाइम आ जाए तो कौन सा वैल्यू आपका डिपिक्ट हो रहा है करेक्टली, दैट्स ऑप्शन बी। देखिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी का वैल्यू f नॉट अपॉन bm, जो कि सैचुरेशन में आ रहा है। ठीक है, बात आई समझ। ये आपको पूछा गया था जेईई 2012, जो पहले सवाल होते थे बहुत बढ़िया सवाल होते थे, इनमें कंसेप्ट थोड़ा डीपली लगता था। आजकल जो सवाल आते हैं
उनमें ब्रीफ कंसेप्ट लगता है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मैं ज्यादातर जो सवाल जी में होते हैं इजी पैटर्न के होते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स मॉडरेट, डिफिकल्ट, यही 5-6% आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल टू x³/6। देखिए आपके पास क्या पूछा गया है, पूछा ये गया हमारे पास कि आपके पास एक ब्लॉक है, इट्स गिवन टू यू, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है सर। ब्लॉक किस पे है सर? इंक्लाइंड प्लेन। सर आपको कैसे मालूम? इंक्लाइंड प्लेन पे, क्योंकि आपसे पूछा गया आगे जाके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी अबो द ग्राउंड, ग्राउंड से अबो अगर हम देखा जाएगा यहाँ पे हाइट वो कितनी होगी, अगर बॉडी जो होगी ये स्लिप नहीं होगी, एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होगी। यहां पे कंसेप्ट किसका लगेगा? इससे पहले भी मैंने बोला था, द कंसेप्ट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट यहां पे यूज होगा सर, ठीक है सर। सो इसको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? आपसे पूछा गया कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर ये कर्व जो आपके पास यहाँ पे है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, इस पार्टिकल का, ये ब्लॉक जो यहाँ पे है। अब आपसे पूछा गया कि किसी भी इंस्टेंट पे आपके पास वो हाइट क्या होगी, किसने हाइट पे मैं रखू यहाँ पे, ताकि आपके पास यहाँ पे ब्लॉक स्लिप ना हो, ठीक है। सो कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्यूबिक इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं करो कुछ इस तरीके से होगा, हम पॉजिटिव वाला हाफ लेंगे, ठीक है। तो करो कुछ इस तरीके से होगा, एक्चुअली हमारे पास इस तरीके से भी करो होगा, आधा हाफ यहाँ से, बाकी जो पोर्शन इस साइड से आएगा, लेकिन हमें हाइट निकालनी है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। सो आपसे पूछा गया कि कहीं ना कहीं किसी भी इंस्टेंट पे आपके पास पार्टिकल ये जो ब्लॉक है किस हाइट पे होगा, ये जो हमारे पास ये वाली हाइट जो हमारे पास है, जो कि y कोऑर्डिनेट होगा एक्चुअली, है कि नहीं? हाइट जो होगा वो इसका y कोऑर्डिनेट, किसी भी इंस्टेंट पे इसका वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा सर? दैट ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा और ये वाला हमारे पास उसका फिर y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन साथ ही में गिवन है, इट्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट्स 0.5। सो बता दीजिए हमारे पास इस h का वैल्यू कितना होगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें मालूम है, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा हमारे पास है, व्हाट इज थीटा? ये हमारे पास इंक्लिनेशन है, क्योंकि आपको मालूम है एट एंगल ऑफ रिपोज जब थीटा का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा तब बॉडी स्लिप नहीं होगी, ड्राइविंग फोर्स और जो रिटार्डिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स और जो उसको रोकने की कोशिश करेगा वो दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ कौन है रिटार्डिंग फोर्स? तो फ्रिक्शन है सर। नीचे क्या आ जाएगा? अगर बॉडी का मास होगा m तो नीचे आ जाएगा ना सर g sin थीटा एक्सेलरेशन, फोर्स का वैल्यू आएगा mg sin थीटा, और यहां से आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, उसका कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन यहां से इसके दो कंपोनेंट्स, यहां से नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर? इस y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमें tan थीटा का वैल्यू मालूम है, कैसे होगा, जो कि म्यू के बराबर होता है कि नहीं सर? हमें मालूम है tan थीटा म्यू के बराबर, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपके पास ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बॉडी स्लिप नहीं होगी वहां पे। क्यों मैंने यहाँ पे लिखा ये रिलेशन? ये वैलिड तब है जब आपके पास बॉडी एक पर्टिकुलर एंगल पे होगी इंक्लाइंड प्लेन पे, वरना आप इस रिलेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। tan थीटा कैसे निकाले? tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप सर। हाँ सर ठीक है सर। अब इस स्लोप को कैसे निकाले, यहां पे कैसे फाइंड करें स्लोप? सर हमें मालूम है, आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, हमने बोला है वहां पे कि अगर आपके पास किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है जस्ट डिफरेंशिएट, तो हमारे पास स्लोप का वैल्यू आ जाएगा dy/dx। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx? आपके पास y का वैल्यू x³/6 है, y का वैल्यू सर x³/6 है, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे फिर? यहाँ पे हमारे पास सर वैल्यू ऑफ दिस dy/dx, तो 1/6 उधर ही रहेगा, x³ की आएगी 3x², तो वैल्यू आ जाएगा x²/6 सर, x²/6 सॉरी x²/2 आ जाएगा, x²/2। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप का वैल्यू x²/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट्स 0.5 के माने है 1/2, 2 और 2 कैंसिल,
तो x का वैल्यू एक्चुअली प्लस माइनस 1 निकलेगा, सिंस वी आर टेकिंग पॉजिटिव हाफ, तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आया। x का वैल्यू 1 आया, डाल दो इसमें, y का वैल्यू आया 1/6 मीटर। तो एट ए हाइट ऑफ 1/6 मीटर अबव द ग्राउंड, आपके पास जो ये पार्टिकल होगा, ये जो ब्लॉक वहां पे है, ये स्लिप नहीं होगा। इट्स 1/6 मीटर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, ये आपके पास पूछा गया था जेईई मेंस 2014 सेशन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल क्यों है, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा गया, लगभग अभी तक 2-3 बार ये सवाल पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा उधर इधर रिशफल करके इस सवाल को पूछा जाता है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ फ्रिक्शनलेस, जिसका कोफिशिएंट आपके पास गिवन है म्यू, इनक्लाइंड प्लेन इट इज F1। तो आपके पास कुछ ऐसा गिवन है, आपके पास एक मिनिमम फोर्स लगेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इनक्लाइंड प्लेन। तो अगर बॉडी को ऊपर जाना है, बॉडी को ऊपर की तरफ आपको खिंचाव करना है, तो इसका मतलब ये है फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आ जाएगा, F मैक्सिमम नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि आपको कम से कम फोर्स अपवर्ड देना है, क्योंकि बॉडी नीचे जाने वाली है। ठीक है, inclination is F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2। तब आपके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन कहां की तरफ होगी, यहां पे जो टेंडेंसी ऑफ मोशन वो कहां की तरफ, नीचे है, तो टेंडेंसी इस तरफ आ जाएगी सर, टेंडेंसी नीचे आ जाएगी, तो आपको फोर्स अपवर्ड्स देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ की तरफ आ जाएगा। अब सेकंड चीज में क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है, इस केस में अगर आपके पास ये बॉडी यही है, मान लीजिए इसका मास m है, यही बॉडी हमारे पास है, और इसी बॉडी पे हमारे पास, इसी बॉडी पे हमारे पास मिनिमम फोर्स आपके पास जो प्रिवेंट, ताकि ये स्लाइड डाउन हो जाए। ठीक है, while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2, ताकि नीचे जाए, ये नीचे अगर जाएगी बॉडी, ये तो टेंडेंसी आपके पास यहां पे यहां से होगी, तो आप नीचे की तरफ फोर्स दे रहे हो F2, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहां की तरफ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बॉडी का जो आपके पास, ये बॉडी हमारे पास है, नीचे आ जाएगा mg के दो कंपोनेंट्स, यहां से आ जाएगा mg साइन थीटा, अगर ये आपके पास थीटा है, यह हमारे पास आएगा mg कॉस ऑफ थीटा, यहां पे क्या होगा हमारे पास, यहां से आपके पास आएगा mg साइन थीटा, और ये वाला जो होगा ये आएगा mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फिर से समझते हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे आ जाएगा, टेंडेंसी नीचे थी, आपको ऊपर देना है। सेकंड पार्ट में व्हाइल द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, ताकि ये नीचे जा रहा, तो टेंडेंसी जो आपके पास है ये बॉडी की, वो ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, तो नीचे की तरफ, क्योंकि अभी आप ऊपर खींच रहे हो, पहले में आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ। ठीक है, व्हाइल द मिनिमम फोर्स नीड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, अगर नीचे ही जा रहा है बॉडी, तो आपको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, सो आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास tan थीटा का वैल्यू, tan ऑफ थीटा का वैल्यू ये है 2 म्यू, देन द रेशियो ऑफ F1 is to F2 is, F1 is to F2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, सो कैसे कर लेंगे, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यह आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, सो अगर ना नीचे जा रही है बॉडी एक केस में, ना ऊपर जा रही है, तो दोनों केस में ये बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है पहले वाले में भी मिनिमम फोर्स कितना लगेगा टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप, ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। ठीक है ना, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, इनक्लाइंड प्लेन इज F1, तो फोर्स F1 लगेगा, वायर मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2, ताकि ये स्लाइड कर पाए नीचे की तरफ से, उसको प्रिवेंट करने के लिए F2 लग रहा है फोर्स। इफ द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स, नहीं सर गलती होगी यहाँ पे यही पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि टू प्रिवेंट इट डाउनवर्ड्स,
ये दूसरा वाला केस जो हमारे पास है, यहाँ पे सवाल समझने में हमारे पास गलती हो गई। दूसरे वाले केस में हमसे ये पूछा गया कि हमारे पास मतलब मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2, प्रिवेंट इट फॉर स्लाइडिंग डाउन इट इज F2। तो ये हमारे पास M, तो यहां से mg साइन थीटा, ठीक है ना। सो आपके पास मिनिमम फोर्स जो लग रहा है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ये हमारे पास F2 लग रहा है। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स इसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग टेंडेंसी यहाँ की तरफ है तो नीचे की तरफ आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ आएगा, तब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या केस हमारे पास आ जाएगा, पहला वाला जो केस होगा F1 का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी म्यू टाइम्स mg कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो F2 का वैल्यू हमारे पास जो आएगा, F2 का वैल्यू आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस वो वाला mg साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू टाइम्स mg कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों को डिवाइड करते क्योंकि हमें इसका रेशो पूछा गया, रेशो पूछा गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, m कॉमन mg कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल होगा, हम cos थीटा से डिवाइड कर लेंगे। सो F1 अपॉन F2 क्या आ जाए, cos थीटा से डिवाइड कर लो, क्यों, साइन बाई कॉस इज tan थीटा, ये tan थीटा आ जाएगा, cos बाई कॉस ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू गिवन आपके पास इट्स 2 म्यू प्लस 1 अपॉन, सॉरी 2 म्यू प्लस यहाँ पे म्यू वैल्यू है, यहाँ पे म्यू प्लस म्यू, यहाँ पे 2 म्यू माइनस म्यू, ये आएगा 3 म्यू और ये आएगा म्यू, म्यू से म्यू कैंसल, आंसर आपके पास 3, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट, ठीक है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, जस्ट यू हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको आती है बनानी, आपके लिए ये सवाल एक मक्खन की तरह होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, a particle is moving with a uniform speed in a circular orbit of radius r in a central force inversely proportional to the nth power of its radius। तो एक पार्टिकल हमारे पास है, जो कि एक पार्टिकल हमारे पास है, पहले शेप बनाते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास सर्कल, ठीक है। आपके पास गिवन एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसका आपके पास रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास r है, ठीक है। सो यू नो दैट कि इस पे एक फोर्स आ जाएगा, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड इट्स गिवन टू यू, ये जो हमारे पास ये फोर्स है सेंट्रिपिटल, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर n, nth पावर ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इज t, अगर आपके पास टाइम पीरियड जो आपके पास है वो t है, तब बता दीजिए रिलेशनशिप क्या होगी, किस किस के दरमियान सर, यहाँ पे टाइम पीरियड और रेडियस के दरमियान, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे कर लेंगे, देखिए कहीं ना कहीं मुझे रेडियस, टाइम पीरियड और यहाँ पे टाइम पीरियड और फोर्स के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए। देखिए बॉडी सर्कुलर मोशन में, बॉडी सर्कुलर मोशन में कम से कम एक फोर्स चाहिए घूमने के लिए, उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसके माने ये है, जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि m ओमेगा स्क्वायर r, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर n है कि सर, हाँ सही है सर। सो यहाँ पे हम लिखे ओमेगा स्क्वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर, r से डिवाइड जब होगा यहाँ पे आएगा n माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि n प्लस 1 आ जाएगा, r से जब डिवाइड होगा r पावर n इंटू r पावर 1, यह आ जाएगा r पावर n प्लस। अब बताओगे m कहाँ गया, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली वैरी करेगा, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, इनवर्सली वैरी करेगा r टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जो हमारे पास है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर, जब स्क्वायर चढ़ेगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट के माने यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाए, इट विल बी n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है सर, हाँ आ गया सर। अब आपको मालूम है ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
1 अपॉन r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2। सो इसको फ्लिप कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास t का वैल्यू जो आ जाएगा इट विल बी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2। भाई साहब आ गया जवाब हमारा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? इट्स n प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन सी फॉर करेक्ट, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई बात समझ? तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये केपलर्स लॉ अगर आपने देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे r टू द पावर n प्लस 1। अगर मैं n का वैल्यू 2 दूंगा, अगर n का वैल्यू 2 देंगे तो टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। यही तो है ना हमारे पास केपलर्स लॉ, Kepler's third law of planetary motion, square of the time period, it's directly proportional to the cube of the semi-major axis there। ठीक है, सो यहाँ पे ये केपलर्स लॉ की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ वो भी ओबे करता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल गिवन है? A mass of 10 kg it's suspended vertically by a rope from the roof when a horizontal force is applied on the roof। horizontal force आप दे रहे हैं रूफ पे, ठीक है। at some point, it's not roof, rope, यहां पे rope आ जाएगी, यहां पे हमारे पास rope आ जाएगी। at some point the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point, roof। If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is। देखिए क्या पूछा गया, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रिंग से बंद करके, जिसका मास क्या गिवन हमारे पास है 10 kg है। अगर 10 kg तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा सर? 10 g आ जाएगा। ठीक है सर, 10 g आ गया फोर्स, ऊपर की तरफ आ जाएगा टेंशन। नहीं, पूछा ये गया है अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया किसी भी जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब ये डिविएट हो रहा है, जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स दोगे अब क्या हिस्सा रहेगा? अब ऐसे हो जाएगा, ये होगा ना सर, ये होगा सर। आपके पास यहाँ पे आपने एक फोर्स दिया, दैट फोर्स इज F। मान लीजिए आपने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F दिया, यहाँ पे नीचे आया 10 g mg, जिसका वैल्यू 10 g आ गया। ठीक है, एक सेकंड फिर से करते हैं। आपने हॉरिजॉन्टली फोर्स सेक दिया, ये आपके पास रोप आपने फोर्स दिया है F, जिसकी वजह से जो पार्टिकल था यहाँ पे वो डिविएट हो गया। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो डिविएट हो, यहाँ हमारे पास फोर्स था, अब पहले पार्टिकल जो था किसी पर्टिकुलर एंगल पे था, वो मैं उस साथ ही में बना देता हूँ, एक पर्टिकुलर एंगल था आपके पास, अब डिविएट हो गया। अब आपके पास पहले पार्टिकल ऐसे था, अब पार्टिकल ऐसे डिविएट हो गया, आपने यहाँ पे फोर्स दिया इस पार्टिकल को F। ये पार्टिकल को नहीं, एक्चुअली आपने फोर्स दिया इस रस्सी को, दिया आपने फोर्स, ठीक है ना, इस रस्सी पे, इस रोप पे आपने फोर्स दिया, दैट फोर्स इज F। पार्टिकल ऐसा होगा हमारे पास, पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास, जहां पे नीचे की वजह से आएगा 10 g सर, नीचे आ जाएगा सर 10 g। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ टेंशन का वैल्यू सपोज T डैश, अब यहाँ पे टेंशन का वैल्यू सपोज T है। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या गिवन हमारे पास है? ये गिवन है सर 45 डिग्री। ठीक है, जब आपने रोप को फोर्स दिया किसी भी पॉइंट पे, अब ये डिविएट होगा जो आपके पास इनिशियल पॉइंट था, कितना 45 डिग्री एंगल से। पूछा गया कि आपके पास इस F का वैल्यू क्या होगा अगर ये इक्विलिब्रियम पे होगा। इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0 है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड विल बी, G का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो कैसे कर लेंगे? देखिए T है, कर लो इसको, क्या बनेगा सर? T cos ऑफ 45 डिग्री। कैसे सर? सर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? T sin ऑफ 45 डिग्री। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे हमारे पास F आ रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे तो ये फोर्स बराबर इसके, ये वाला फोर्स इसके। पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? T डैश का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, T डैश का वैल्यू हमारे पास
10g आएगा, मीन्स 100 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है सर, आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आएगा t cos ऑफ 45 डिग्री। ठीक है सर, इसके बराबर आएगा, t डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t डैश का वैल्यू 100 cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइड करेंगे 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो इट विल बी √2 × 100। ठीक है सर, निकला t का वैल्यू भी। अब f का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर लो इक्वेट। सर किसके साथ इक्वेट कर लेंगे, ये है ना हमारे पास इक्वेशन। f का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी t sin ऑफ 45 डिग्री। ठीक है सर, t का वैल्यू कितना है सर, इट विल बी 100 √2 sin 45 डिग्री 1/√2, ये और ये कैंसल, आंसर आ गया 100। आपका ऑप्शन ए दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, बात आई समझ। शॉर्टकट तरीके से कैसे करें, देखिए शॉर्टकट तरीका ये है, देखिए आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, टी डैश का वैल्यू हमारे पास 100 आ गया, टी डैश का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 आ गया। अगर टी डैश का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 है तो ये फोर्स और ये फोर्स एक वैल्यू हमारे पास 100 है, एग्जैक्टली बीच में रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। कहां पे, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल पे है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब रिजल्टेंट जो हमारे पास कब एग्जैक्टली बीच में निकलेगा, जब ये और ये फोर्स सर बराबर होगी, मींस एफ का वैल्यू भी 100 होना चाहिए। अगर आप दिमाग यूज कर लोगे वहां पे, अभी तक भी आपने दिमाग ही यूज किया है, अगर आप यहां पे दिमाग यूज कर लोगे शॉर्टकट तरीके से इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट भाई साहब, नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। पार्टिकल एक है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिसका मोमेंटम p है। ठीक है, गिवन है मोमेंटम p है, स्टार्टिंग है t = 0, t = 0 पे इसका मोमेंटम है। ये हमारे पास t = 0 पे है, t क्या हो गया, t 0 पे हमारे पास है। A force F kt acts in the same direction on the moving particle during the time interval t। ठीक है, तो हमने हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स दिया, हमने फोर्स कितना दिया यहाँ पे सर, फोर्स का वैल्यू हमने यहाँ पे दिया, फोर्स का वैल्यू kt इसी पार्टिकल पे। ठीक है, अल्टीमेटली पार्टिकल कहीं पे पहुंचा t टाइम के बाद, t टाइम के बाद, t = कैपिटल T। ठीक है, गिवन है, सो दैट कि इसका मोमेंटम चेंज होके 3p हो गया, तो मोमेंटम 3p बन गया। k इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू फाइंड करना। कैसे, देखो सीधे पता चल रहा है सर, यहाँ पे मोमेंटम जो हमारे पास थ्योरम है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, वो यूज होगी। वो क्या होगा हमारे पास, एक्चुअली जो p इनिशियल हमारे पास है प्लस जो मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास, चेंज इंपल्स आ जाएगा एक्चुअली, दैट विल बी इक्वल टू p फाइनल। ठीक है सर, अब यहाँ पे वेरिंग फोर्स है, तो हमारे पास I का वैल्यू जो आ जाएगा, that will be change in p final minus p initial, it will be 3p minus p, that will be equal to 2p। ठीक है सर, अब I का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल f dt। हाँ सर, ये किसके बराबर आएगा, 2p के बराबर आ जाएगा, ये तो आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास f का वैल्यू गिवन है सर, f का वैल्यू गिवन है सर, क्या वैल्यू गिवन हमारे पास है, the value is given to you, it is 0 sorry f kt, it is kt। ठीक है सर, कहां से कहां तक, 0 से t तक, ये 2p आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा सर, k बाहर आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल t का आएगा t²/2, t²/2 आ जाएगा, सो इट विल बी कैपिटल t²/2, इट विल बी इक्वल टू 2p। ये आ जाएगा ना सर, ये हमारे पास आएगा t²/2। अब t का वैल्यू जो हमारे पास हमें फाइंड करना है, t का वैल्यू, तो t² का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 और 4, इट विल बी p/k, 4p/k। तो t का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा सर, इसका रूट चढ़ेगा, 2 बाहर निकलेगा, √p/k के बराबर। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बिस्मिल्लाह, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सवाल भी है, लेकिन वो आपको मैं DPP वहां पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, वो आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ ही में आपसे कुछ पूछना है, वो ये है कि हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो एडमिशंस चल रहे हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी हमारे पास है और ऑनलाइन बैच, और साथ ही में
आगे जाके हम एक बेस्ट ऑफर आपके लिए लाने वाले, खास तौर पे नीट बच्चों के लिए, जो नीट एस्पिरेंट्स है उनके लिए हमारा एक क्रैश कोर्स रहेगा 1 मंथ के लिए। तो जो क्रैश कोर्स हमारे पास होगा वो एक मिनिमम पॉसिबल जो हमारे पास अमाउंट है उसमें आपके पास पाया जाएगा। वहां पे तो आपके पास फी वहां पे होगी, मिनिमम पॉसिबल फी होगी। वो क्या हमारे पास होगा, वो फी क्या होगी, इन कमिंग डेज में आपको बता दूंगा। बाकी अल्लाह हाफिज।